Hello and welcome to this PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Iran and Saudi Arabia normalizing their diplomatic ties. And that directly will lead to increase और strengthening of China's footprint in West Asia. ये क्या पूरा मामला है, इसको अच्छे से समझेंगे. ये पूरा आर्टिकल अगर हम समझ जाते हैं तो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सारे डायनामिक्स के बारे में पता चलेगा. सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो एकदम बैकग्राउंड में देखते हैं, पहले डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. तो थोड़ा सा वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स को समझिए. उसके पहले जरा देखिए वेस्ट एशिया कौन सा रीजन है. तो ऑफ कोर्स एशिया का वेस्टर्न साइड. जैसे पूरे एशिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है. इंडिया जिस जोन में आता है उसको हम लोग कहते हैं साउथ एशिया. फिर ये साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है. यहाँ पे इसमें 10 कंट्रीज आते हैं. सिंगापुर, मलेशिया, राइट फ्रॉम म्यांमार टू फिलीपींस. दीज कंट्रीज आर साउथ ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया में चाइना, जापान ये सब आते हैं. सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये सब. और वेस्ट एशिया में ये बाकी सारे देश आप देख सकते हैं. ये सारे कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की का जो एशिया वाला साइड है वो वेस्ट एशिया का हिस्सा माना जाएगा. सऊदी अरबिया, ओमान ये सब. अगर वेस्ट एशिया का एक कॉमन फीचर आप देखें तो सारे के सारे कंट्रीज जो हैं दे आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. पर्सियन गल्फ के कारण ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. और दूसरा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम फॉलो इस्लाम कल्चर और इस्लामिक कल्चर, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इजराइल. इजराइल तो जूस फॉलो करते हैं, वहाँ पे जूस लोग हैं. बट ज़्यादातर देश जो यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज है. बट इस्लाम के अंदर भी दो मेजर सेक्ट हैं, आपको पता है, शिया एंड सुन्नी. और ये सारे देश इस्लामिक होने के बावजूद भी इनके बीच में एक मेजर फॉल्ट लाइन है, या आप कह सकते हैं डिस्प्यूट है. और वो डिस्प्यूट है शिया सुन्नी वाला डिस्प्यूट, सेक्टेरियन डिस्प्यूट. ईरान जो शिया कंट्रीज का लीडर माना जाता है. ईरान के अलावा इराक में भी कुछ हद तक शिया पॉपुलेशन है. एक तरफ हो जाते हैं ईरान, इराक और सीरिया जैसे देश जो शिया कल्चर को मानते हैं. शिया कल्चर का मतलब हो गया पर्सियन कल्चर. पर्सियन कल्चर, पर्सियन लैंग्वेज उनका होता है, शिया सेक्ट इसको कहते हैं. दे आर कल्चरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम सुन्नी साइड. सुन्नी कंट्रीज का लीडर है सऊदी अरबिया. सुन्नी ग्रुप में ओमान, यूएई, कतर, बहरीन जैसे देश आएंगे. तो सुन्नी जो सेक्ट होता है दे हैव अरबिक कल्चर. पूरे वेस्ट एशिया में आप कह सकते हैं कि वैसे तो कंट्रीज इस्लाम को फॉलो करते हैं, बट उसके अंदर भी दे हैव कल्चरल डिफरेंसेस, पर्सियन कल्चर एंड अरबिक कल्चर. और अरबिक कल्चर फॉलो करने वाले कंट्रीज हैं सुन्नी, लेड बाय सऊदी अरबिया. एंड पर्सियन कल्चर फॉलो करने वाले देश हैं शिया, फॉलोड और लेड बाय ईरान. अब वैसे तो इन दोनों साइड्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस तो रहते ही थे, ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में. तो अब आपको एक बात वैसे समझ आने लगी होगी कि वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिक्स है दैट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय ईरान सऊदी अरबिया राइवलरी, या दूसरे भाषा में कहें तो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट. तो दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस तो रहते ही थे, लेकिन 2016 में इन दोनों कंट्रीज ने जो भी एक फॉर्मल रिलेशनशिप था, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था, वो भी ब्रेक कर लिया. हुआ कुछ ऐसा कि सऊदी अरबिया में किसी एक शिया क्लेरिक को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर सम रीजन. तो सऊदी अरबिया में भी कुछ तो शियाइट लोग हैं ही, उसमें से किसी क्लेरिक को, किसी मौलवी को फांसी की सजा सुनाई. वहां की सरकार ने किसी कारण से सुनाई होगी. तो शिया मौलवी को यहाँ फांसी हुई सऊदी अरबिया में. ईरान में उसके खिलाफ फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि हमारे शिया मौलवी को कैसे उन्होंने फांसी चढ़ाई. और ईरान में फिर प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने, प्रोटेस्टर्स ने सऊदी अरबिया के एम्बेसी पे अटैक कर दी, तोड़फोड़ हुई. उसके बाद से दोनों ही देशों ने फॉर्मल रिलेशनशिप भी शट डाउन कर दिया, मतलब अपनी अपनी एम्बेसी को क्लोज कर दिया एक दूसरे के देशों में. फॉर्मल रिलेशनशिप का साइन होता है या सिंबल होता है एम्बेसी ओपन रखना एक दूसरे के देशों में. अगर आप एम्बेसी को बंद कर देते हैं, अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उसको बुला लेते हैं एक दूसरे के देशों से, दैट मीन्स यू हैव एंडेड फॉर्मल टाइज विद दैट कंट्री. तो इन्होंने फॉर्मल रिलेशनशिप खत्म कर लिया था 2016 में. अब न्यूज निकल करके ये आ रही है कि दोनों ही देश वापस से
अपने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिगिन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं। यू सी, ईरान सेंड्स इट्स फॉरेन मिनिस्टर टू रियाद, सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, इन फर्स्ट साइन ऑफ थॉ। विजिट टू सऊदी अरेबिया फॉलोज चाइनीज मेडिएशन। अब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न, चाइनीज मेडिएशन। ये दोनों ही देशों के बीच में पिछले 7 सालों से कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं था, पूरी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को ये चलाते हैं। और अब दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा है चाइना। दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत करा रहा है चाइना, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। क्योंकि चाइना अगर दोनों देशों के बीच में अगर प्रॉक्सिमिटी डेवलप कराएगा तो नेचुरली चाइना का फुटप्रिंट स्ट्रेंथन होगा वेस्ट एशिया के अंदर, और इसका सीधा सीधा नुकसान इंडिया को उठाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि चाइना और इंडिया हैव अ जीरो सम गेम इन वेस्ट एशिया। जीरो सम गेम का मतलब द गेन ऑफ चाइना इज डायरेक्टली इक्वल टू लॉस फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों का इंटरेस्ट सिमिलर है वेस्ट एशिया से। दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और चाइना, दोनों ही देश एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, और वेस्ट एशिया एक एनर्जी सरप्लस कंट्री है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो अगर चाइना का फुटप्रिंट वहां मजबूत होगा वेस्ट एशिया में, तो इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी गारंटी होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम वेस्ट एशिया, उसको कहीं ना कहीं एक थ्रेट पहुंचेगा। उसके अलावा कई सारे इंडियन ओरिजिन के लोग या इंडियन नेशनलिटी के लोग वेस्ट एशिया में रह करके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और रेमिटेंस वापस इंडिया में भेजते हैं। मतलब इंडियन डायस्पोरा इज प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज नंबर इन वेस्ट एशिया। बट अगर चाइना का फुटप्रिंट वहाँ स्ट्रांग होता है तो नेचुरली इंडियन डायस्पोरा का जो वेलफेयर है या इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, दैट में ऑल्सो गेट कॉम्प्रोमाइज। तो ये सीधा सीधा थ्रेट है इंडिया के लिए, चाइना का ग्रोइंग फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी शुरुआत है चाइना के फुटप्रिंट का वेस्ट एशिया में ग्रो करने का। चाइना ने और भी कई सारे मेजर स्टेप्स लिए हैं वेस्ट एशिया में अपने पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। $400 बिलियन का डील साइन किया है चाइना ने ईरान के साथ, तो वेयर चाइना विल बी मेकिंग मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ ईरान। चाइना का सऊदी अरबिया के साथ भी प्रॉक्सिमिटी डेवलप हो रहा है। ईरान के साथ तो वो अग्रीमेंट कर ही चुका था $400 बिलियन का, सऊदी अरबिया के साथ भी धीरे धीरे वो अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। इसी सऊदी अरबिया और के साथ अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए चाइना ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट में पार्टिसिपेट किया इन दिसंबर 2022। तो जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने 2016 प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड। जीसीसी इज अ ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया विच इज मेनली सेंटर्ड अराउंड सऊदी अरबिया। ये 6 देश हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। ये 6 देशों ने मिलाकर के ग्रुप बनाया जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इस जीसीसी के साथ एक समिट की थी चाइना ने 2022 के दिसंबर में। दैट मीन्स चाइना ने ईरान के साथ और सऊदी अरबिया के साथ, दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने शुरू कर दिए। 2020 में ईरान के साथ अग्रीमेंट साइन किया और 2022 में सऊदी अरबिया के साथ ये सबमिट किया। और अब चाइना ने एक डील ब्रोकर कराया है, एक डील मेडिएट कराया है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। यू सी द डील or this initiation of normalization of tie were as a result of Chinese mediation. So that all such events symbolizes कि China's footprint in West Asia is strengthening. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाल फिलहाल में चाइना वेस्ट एशिया पे इतना फोकस क्यों कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको चाइना के हिस्ट्री को समझना होगा और फिर आपको समझ आएगा कि इन 2020s क्यों चाइना ने एकाएक से वेस्ट एशिया पे फोकस करना शुरू कर दिया है। देखिए, चाइना ने 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए अपने देश में। ये सब हम बेसिक क्लास में डिस्कस करते हैं, जहां पे मैं लिबरलाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूं। वहां मैं बता चुका हूं आपको कि चाइना ने कैसे 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, और 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ डेंग जियोपिंग चाइना की इकोनॉमी काफी फास्ट पेस से ग्रो होनी शुरू हुई। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी डेवलप हो गई वो। चाइना सून बिकेम मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। बाय 1990s चाइना हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, बट टिल दैट टाइम नो वन वुड कंसिडर कि चाइना कभी वर्ल्ड लीडर के रेस में भी बन पाएगा।
जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को लीड करने वाले रेस में भी आएगा, क्योंकि सबको लगता था कि चाइना बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ पीसफुल राइज। तो चाइना एक्सपोर्ट करता था, फॉरेक्स रिजर्व कमाता था, बट 1990s तक काफी सारा फॉरेक्स रिजर्व आने के बाद चाइना ने अपनी मिलिट्री को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया, मॉडर्नाइज किया। और 1990s के जो मिड टाइम से आप कह सकते हैं 1995-96 ऑनवर्ड, चाइना स्टार्टेड टू असर्ट इट्स मिलिट्री पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली दिस एशिया पैसिफिक रीजन, यानी कि ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द चाइना। तो इधर के तरफ चाइना ने अपना पावर असर्ट करना शुरू किया। पावर देखिए, पावर होना और पावर असर्ट करना दो अलग अलग बातें होती हैं। तो चाइना ने 1995 तक पहले इकोनॉमिक पावर बनाया अपने आप को, फिर मिलिट्री पावर बनाया, और फिर उसने पावर को असर्ट करना शुरू किया। जापान के साथ उसने कई सारे पुराने जो थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स थे, जैसे डियाकाकु सेनकाकु आइलैंड का डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट को उसने इंटेंसिफाई कर दिया। अदरवाइज थोड़े बहुत डिस्प्यूट होते हैं, बट कई सालों से चल रहा था कि ठीक है, थ्रू टॉक्स वी विल रिजॉल्व इट, बट चाइना देन इंटेंसिफाइड। चाइना की नेवी ने जापान को सीधा सीधा धमकाया। वियतनाम में इंडिया की कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वियतनाम सरकार के साथ एक अग्रीमेंट साइन करके वियतनाम के कोस्ट पे साउथ चाइना सी में ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर रही थी। चाइनीज नेवी ने थ्रेटन किया ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को टू इवैक्यूएट आउट ऑफ वियतनाम विद इन अ मैटर ऑफ डेज। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को धमकाने का क्या मतलब है कि आप इंडिया को डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि चाइना ने 1995 तक अपना पावर असर्ट करना शुरू किया एशिया पैसिफिक रीजन में। और ये वक्त था 1995 वाला, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो यूएस हैड इमर्ज्ड एज द सोल लीडर ऑफ वर्ल्ड डायनेमिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो एक बार के लिए माना जा रहा था कि द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बाइपोलर मतलब टू मेन पावरफुल सेंटर्स, यूएस एंड यूएसएसआर, द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो था कोल्ड वॉर के टाइम में, वो खत्म हो चुका है। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम यूनिपोलर विच इज मेनली हेडेड बाय द यूएस। तो 1990 से लेकर के 2000 तक माना जा रहा था कि वर्ल्ड यूनिपोलर है, लेकिन चाइना अपना गेम खेल रहा था, अपने आप को इकोनॉमिक पावरफुल बनाया, फिर मिलिट्रीली पावरफुल बनाया। एंड बाय 2000 कुछ, बाय द बिगिनिंग ऑफ दिस 21st सेंचुरी, कुछ ऐसे चीजें हुई जिसने ग्लोबल डायनेमिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। किसी यूएस के ऊपर हुआ टेरर अटैक 2001 में, 9/11 वाला टेरर अटैक। और टेरर अटैक के बाद से यूएस के लिए एक बात साबित हो गई कि यूएस इज नॉट दैट पावरफुल एज द वर्ल्ड कंट्रीज बिलीव्ड इट टू बी। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यूएस इज पावरफुल नॉट बिकॉज हु दे आर, बट बिकॉज वेयर दे आर, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी। दे आर आइसोलेटेड, having sea or ocean on the both side that protects them from any major threat, and that is why US will keep on growing and there will be no any larger threat or serious threat for the US। लेकिन 9/11 के अटैक ने, ओसामा बिन लादेन के द्वारा कंडक्ट किए गए 9/11 के अटैक ने ये बात साबित कर दी कि यूएस उतना भी पावरफुल नहीं है जितना वर्ल्ड कंट्रीज उनको मानते हैं। एट द सेम टाइम चाइना बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी अपने पावर को ज्यादा ही असर्ट करने लगा। असर्शन ऑफ पावर बाय चाइना इन दिस एशिया पैसिफिक रीजन। फिलीपींस, जापान, दीज आर एलाइज ऑफ यूएस, स्ट्रॉन्ग एलाइज ऑफ यूएस। इन दोनों का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है यूएस के साथ, और इन दोनों को ही थ्रेटन करना शुरू किया चाइना ने। तो और चाइना इतना थ्रेटन कर रहा था यूएस के एलाइज को, येट यूएस वाज नॉट एबल टू काउंटर चाइना। दैट इटसेल्फ प्रूव कि द beginning of 21st century was beginning of again a bipolar world order। कोल्ड वॉर के टाइम में द वर्ल्ड ऑर्डर वाज बाइपोलर। अगेन 1990 से 2000 तक आप मान सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बिकेम यूनिपोलर। बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी यूएस के ऊपर टेरर अटैक और चाइना का असर्शन ऑफ पावर वाज द बिगिनिंग ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अगेन। एंड नाउ नॉट यूएसएसआर बट चाइना वाज इमर्जिंग एज अ थ्रेट टू यूएस हेजेमनी। और यही वक्त था 21st सेंचुरी की बिगिनिंग से ही आप देखोगे कि इंडिया यूएस के रिलेशंस काफी मजबूत होने लगे। और इसमें जो ज्यादातर इनिशिएशंस हैं रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के, वो इंडिया के तरफ से नहीं है, यूएस के तरफ से है। क्यों? क्योंकि यूएस नाउ वांट्स टू कोलैबोरेट विद इंडिया इन ऑर्डर टू यूज इंडिया टू काउंटर चाइना। इसको कहा जाता है यूएस की बेट एंड ब्लीड पॉलिसी। इंडिया को बेट करो
और फिर वो चाइना के साथ कन्फ्रंट करेगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज ब्लीड होंगे और यूएस की सुप्रीमेसी बनी रहेगी। तो तब से आप देखोगे कि यूएस कई सारे अग्रीमेंट साइन कर चुका है इंडिया के साथ, इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दे चुका है, HTA-1 टैग दे चुका है, जिसके अंतर्गत सारे क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज वो इंडिया को देता देता है। नाटो ज्वाइन करने के लिए यूएस बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है। NSG में एंट्री के लिए यूएस ने काफी ज्यादा कोशिश की। यूएस ने इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, उसको काफी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। फाइनली एक ग्रुप भी साइन बना दिया जिसका नाम है क्वाड ग्रुप, विच हैज 4 कंट्रीज, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये क्वाड ग्रुप मेनली एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो एक बात तो तय थी कि बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी इट वाज क्लियर कि चाइना को अकेला यूएस काउंटर नहीं कर सकता, एटलीस्ट इन एशिया पैसिफिक, एंड दैट इज व्हाई क्वाड ग्रुप वाज क्रिएटेड। अब क्वाड ग्रुप का बनने का मतलब है कि नाउ 4 मेजर कंट्रीज इन दिस रीजन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, मिल करके चाइना को काउंटर कर रहे हैं इन द एशिया पैसिफिक रीजन। लेकिन क्वाड उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड नहीं था टिल 2020। लेकिन 2020 में चाइना ने कुछ गलती की। एक तो उसने ऑस्ट्रेलिया को ओपन थ्रेटन किया। ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया था कि कोविड की ओरिजिन कैसे हुई है उसका एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस पर चाइना ने सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन कर दिया, उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज करते हुए। और 2020 में आपको पता है कि गलवान वैली कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो पहले क्वाड को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, दे बिकेम सीरियस एंड क्वाड बिकेम और स्टार्टेड टू गेट कॉन्क्रिटाइज्ड। और इस कारण से जब क्वाड बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगा इस रीजन में, तो चाइना का एक्सेसिबिलिटी टू एशिया पैसिफिक रीजन विच वाज अर्लियर स्ट्रॉन्गर, वो धीरे धीरे कर्टेल होने लगा। अब जब चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कर्टेल होने लगा बिकॉज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड, तो नेचुरली चाइना विल फोकस ऑन द वेस्ट एशिया रीजन, राइट। सो सारी बात कहां से शुरू हुई थी, प्लीज डोंट फॉरगेट। मैंने क्या कहा था कि चाइना का फुटप्रिंट वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है, चाइना ने कई सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं वेस्ट एशिया में। फिर मैंने आपको बताना शुरू किया कि आखिर चाइना वेस्ट एशिया पे इतना फोकस कर ही क्यों रहा है। कारण है 2020 से क्वाड का फॉर्मलाइजेशन, क्वाड का कंक्रिटाइजेशन, दैट इज लिमिटिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन एशिया पैसिफिक रीजन, एंड नाउ चाइना दैट इज वाई इज फोकसिंग ऑन द वेस्ट एशिया रीजन, इस साइड पे। और यही कारण है कि अब वेस्ट एशिया में चाइना को इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूएस ने अपने अलाइज के साथ मिलकर के एक ग्रुप बनाया है, I2U2 ग्रुप। I2U2 includes I for India, then I for Israel, then U for UAE, and another U is for US. So I2U2 is to counter rising influence of China in West Asia, and that is why sometimes I2U2 is also known as West Asia Quad. देखिए, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सारे डायनेमिक्स को एक साथ रखने की कोशिश की है। वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, कैसे ग्लोबल ऑर्डर बदला कोल्ड वॉर के टाइम में, फिर 1990s में, फिर 2000 में इंडिया यूएस के रिलेशंस को थोड़ा बहुत बताया है। आई वुड लाइक टू नो कि वेदर आई वाज सक्सेसफुल और नॉट। कमेंट में लिख करके प्लीज बताइए, मुझे भी तो अंदाजा लगे कि इतने कठिन टॉपिक, डायनेमिक टॉपिक एक बार में मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लिख करके बताइए कि वाज आई सक्सेसफुल और नॉट इन पुटिंग द सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू इन अ विविड फैशन। वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स रिवाइज करा देता हूं मैं। मेजर फॉल्ट लाइन वेस्ट एशिया की है सऊदी अरबिया और ईरान का कन्फ्लिक्ट। सऊदी अरबिया इज अ सुन्नी लीडर व्हाइल ईरान इज शिया लीडर। दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे 2016 से ही, नो डिप्लोमेटिक टाइज सिंस 2016, लेकिन रिसेंट टाइम में द टाइज हैव बीन नॉर्मलाइज्ड स्पेशली आफ्टर मीडिएशन बाय चाइना। और ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज है बिकॉज ऑफ मीडिएशन बाय चाइना, दैट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज दैट नेचुरली मीन्स चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया। West Asia, why it is important for India? Because of energy security and Indian diaspora that sends a lot of remittance back to India. The next article is about narco-terrorism in Jammu and Kashmir. Very important topic. मैं लगभग गेस कर सकता हूं कि आने वाले मेंस एग्जाम में इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। समझते हैं थोड़ा, इसको भी बैकग्राउंड में समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान पहले इंडिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की उसने, इंडिया को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। 1947-48 में वॉर हुआ, 1965 में वॉर हुआ, 1971 में वॉर हुआ। तीनों बार पिटने के बाद पाकिस्तान को एक बात समझ आ गई
कि इंडिया से वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। और फिर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदली और पाकिस्तान ने इंडिया को लेकर के जो एक नई पॉलिसी अपनाई उसको कहा जाता है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि अब सीधा सीधा उससे नहीं लड़ेंगे, अब उसको इनडायरेक्टली हैरास करेंगे थ्रू टेररिज्म। ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स मीन्स थ्रू टेररिज्म हैरास इंडिया, थ्रू टेररिज्म वीकन इंडिया। और उसके बाद से पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मेनली प्रमोट किया पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जहां पे डेमोग्राफिक सिचुएशन जो है वो थोड़ा फ्रेजाइल था बिकॉज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी पीपल। तो वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे उनको टारगेट करना पाकिस्तान को लगा ज़्यादा आसान है, और इस तरह से पाकिस्तान ने उनको टारगेट किया और जो कम्युनल डिफरेंसेस थे थोड़े बहुत उसका काफ़ी फायदा उठाया। तो ये थी पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट पॉलिसी, जहां पे पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला करके इंडिया को वीकन करने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था, लोकल, पहले तो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट भेजता था, उसके अलावा लोकल लोगों को इंसाइट कराता था अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट और उनको फंड और आर्म सपोर्ट देता था। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेन इंटेंशन था कि लोकल लोगों को इतना फ्रस्ट्रेट करा दो कि देखो, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी यूथ को, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी यूथ को तो उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फिर उसका फायदा उठा करके यूथ को आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करा करके अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोबिलाइज करा दो, इंसर्जेंसी करा दो। तो पाकिस्तान वॉज प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल्सो इंसर्जेंसी। और पाकिस्तान का मेन गोल था कि लॉन्ग टर्म में अगर लोकल लोग इंसर्जेंसी के में ज्वाइन करने लगे तो दैट वुड बी द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी रहा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड लोकल इंसर्जेंसी को प्रमोट करने में। इस चीज को भारत सरकार ने समझा, पाकिस्तान की इस पॉलिसी को, और 2019 में भारत सरकार ने काफी कंक्रीट स्टेप लिया। जब 2019 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया, जो उसको मिला था अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज करने के पीछे एक बड़ा कारण था जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंप्रूव करना, क्योंकि भारत सरकार का ऐसा मानना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकल पार्टीज हैं जिनकी वहां पे सरकारें रहती हैं नॉर्मली पीडीपी एंड ऑल, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट कर्बिंग टेररिज्म। इनफैक्ट कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो एलिगेशन भी है कि दीज पार्टीज आर हैविंग सम हैंड इन ग्लव्स विद सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थोड़ा बहुत मिलजुल के भी काम कर लेते हैं। तो भारत सरकार ये बात जान रही थी कि जब तक लोकल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे पावर में है तब तक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डी ऑपरेशनलाइज्ड Article 370, special status was taken away. Jammu and Kashmir was turned into a union territory, means direct control of union government with the main goal of first of all strengthening the security infrastructure। और जब एक बार security strengthen होगा तो naturally फिर वहां पे stability आएगी, peace आएगी, तो फिर over a period of time economic investments होंगे, development आएगा, और पूरा का पूरा जो वर्चुअस साइकिल है जम्मू कश्मीर के अंदर वो मूव होना शुरू हो जाएगा। दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड डी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर गारंटेड अंडर आर्टिकल 370। अब पाकिस्तान की पॉलिसी जो ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स थी वो फेल होती हुई नजर आ रही थी सिंस 2019। डेटा देखें आप अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की तो आपको पता चलेगा कि जो एक्टिव टेरर ग्रुप्स थे या एक्टिव टेररिस्ट थे जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी संख्या लगातार गिर रही थी। टेररिज्म के इंसिडेंट जो है लगातार कम हो रहे थे जम्मू कश्मीर में। मतलब आर्टिकल 370 में जो चेंजेस किए गए दैट वाज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स। फायदा हो रहा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को तो पूरी तरह से रोक दिया था और लोकल इंसर्जेंसी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब फिर पाकिस्तान ने दूसरा तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान सीधा सीधा क्रॉस बॉर्डर फंडिंग भेजने के बजाय, क्रॉस बॉर्डर आर्म्स एम्यूनेशन भेजने के बजाय वो क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दिया उसने, स्पेशली थ्रू सम वीमेन ड्रग ट्रैफिकर्स। तो वीमेन जो है अपने कपड़ों के अंदर ऐसे ड्रग्स वगैरह छुपा करके उसे ट्रैफिकिंग कर रही है। उसके अलावा कई सारे ऐसे टनल्स बनाए गए हैं ट्रैफिकर्स द्वारा जिसके थ्रू वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर साइड में। अभी देखिए जहां पे अभी फंड भेजने में दिक्कत क्या होती है कि सिक्योरिटी एजेंसी उसको आराम से मैप कर सकते हैं और
उसको टारगेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे या कैश ट्रांसफर करोगे, सिक्योरिटी एजेंसीज पकड़ लेंगे। तो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं फिर, वो लोग ड्रग्स को अपना नया करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। कि पाकिस्तान से मान लीजिए कि आया ड्रग्स, और वो उन्होंने दे दिया लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स को, और लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स को कहा कि यही है आपका पेमेंट, अब आप इसको बेचिए और उससे पैसा अर्न कीजिए, और उस पैसे से फिर आप यहाँ पे टेररिज्म को या इंसर्जेंसी को रन कीजिए। तो पाकिस्तान फेल्ड टू डायरेक्टली गिव मॉनेटरी सपोर्ट टू द लोकल इंसर्जेंट टेरर ग्रुप्स आफ्टर 2019। तो पाकिस्तान ने फिर ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट कराना शुरू कर दिया, और 3 से 4 सालों में ही नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। यू सी, अलग अलग डेटा दिए गए हैं, और 4 सालों में ही यू कैन सी कि ड्रग अडिक्ट्स के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो उड़ता पंजाब के बाद अब एक अगला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, उड़ता जम्मू कश्मीर। आपको जान करके सरप्राइज होगा कि आज के डेट में सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस जम्मू कश्मीर से हैं, पंजाब को पीछे छोड़ते हुए। पंजाब में अब सिर्फ 1.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज रिपोर्टेडली एडिक्टेड टू ड्रग अब्यूज, जबकि जम्मू कश्मीर में द नंबर हैज गॉन अप टू 2.5। क्राइम रेट भी बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान वापस से सक्सेसफुल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स न्यू अप्रोच टू फनल टेररिज्म विच इज नोन बाय द नेम नार्को टेररिज्म। डायरेक्ट फंडिंग ना भेज करके अब वो ड्रग्स के थ्रू फंडिंग करा रहा है। अब इससे डबल नुकसान हो रहा है, एक तो ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग अब्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोकल क्राइम्स बढ़ रहा है, सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो रहा है, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। और दूसरा, टेररिज्म वापस से रिवाइव हो रहा है, जो एक बार के लिए डाई डाउन हो गया था। तो नार्को टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था इसका मेन अप्रोच, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर भारत सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सके। आउटकम इसका क्या हुआ, टेरर फंडिंग कम हो गई, तो पाकिस्तान ने नया तरीका अपना लिया, ड्रग ट्रैफिकिंग टू फ्यूल टेररिज्म। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग अब्यूज के केसेस लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, पंजाब से भी वो आगे निकल गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पीएमई बस सेवा स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारत सरकार ने हाल फिलहाल में शुरुआत की है पीएमई बस सेवा स्कीम। ई बस से हमारा मतलब है इलेक्ट्रिक बस। इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 इलेक्ट्रिक बस डिप्लॉय किए जाएंगे हमारे देश के अलग अलग शहरों में, खासकर ऐसे शहरों में जहां पे 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बस होगा तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, उससे पॉल्यूशन कम होगा। इस तरीके से पॉल्यूशन को कर्ब करने में काम किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू स्कीम, जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा स्कीम। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि पीएम ई बस सेवा स्कीम में सिर्फ और सिर्फ बस चलाए जाएंगे। इसके 2 कंपोनेंट हैं, ध्यान रखिएगा। द टू सेगमेंट्स ऑफ दिस स्कीम, ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विस, ये तो पहला पार्ट है, जिसमें बस सेवा को मजबूत किया जाएगा बाय 10,000 ई बसेस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। इस सेगमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा इन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। लेकिन इसका दूसरा कंपोनेंट भी है इस स्कीम का, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत कई सारे और भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, बाइसिकल लेन्स बनाए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत, विच विल बी पार्ट ऑफ ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव कंपोनेंट। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया जाएगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कैसा रहता है कि मान लीजिए कि एक कॉमन ट्रैवल कार्ड होगा, जिससे आप मेट्रो में भी ट्रैवल कर लेंगे, उसी कार्ड से आप बस में भी ट्रैवल कर लेंगे, उसी कार्ड से आप और भी अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लेंगे, लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल कर लेंगे। तो एक कॉमन कार्ड बनाया जाएगा, दैट विल बी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ताकि लोगों को पर्सनल कार्स इस्तेमाल ना करना पड़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन कर दिया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप देखिए, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, मुंबई लोकल हो गया। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल, कन्वीनियंट एंड इजी बना देंगे फॉर पीपल, तो नेचुरली लोग प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करेंगे इन, और ट्रांसपोर्ट का, मास लॉजिस्टिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यही मेन गोल है। इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड,
कि कार्ड लोकल ट्रेन में भी चल जाए, मेट्रो में भी चल जाए, अलग अलग शहरों में चल जाए, आप बस रिचार्ज करा लीजिए। इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें ट्रैफिक को पूरी तरह से सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग की जाती है, और जहां ट्रैफिक कम होता है उसी डायरेक्शन में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें की जाएंगी अंडर बस ई सेवा की। यही बातें यहाँ लिखी हैं। 10,000 ई बसेस चलाई जाएंगी इन द सिटीज वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 3 लाख। इसके अंदर दो कंपोनेंट है, ऑगमेंटिंग ई बस सर्विस एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फ्लड वॉच ऐप। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा आर्टिकल है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, फ्लड वॉच ऐप। ये जो मोबाइल ऐप है इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, सैटेलाइट बेस्ड डेटा लिए जाएंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसकी मदद से रिवर के वाटर लेवल को ट्रैक किया जाएगा, और रिवर के वाटर लेवल को अलग अलग कोडिंग दी जाएगी। ग्रीन कलर मतलब नॉर्मल, येलो मतलब अबोव नॉर्मल, वाटर लेवल नॉर्मल से ऊपर जाए तो, ऑरेंज मतलब सीवियर, रेड मतलब एक्सट्रीम। तो ये ऐप की मदद से लगभग 7 दिन एडवांस में ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किस एरिया में फ्लड आने वाला है। सो दैट इज हाउ दिस ऐप, फ्लड वॉच ऐप, कैन बी वेरी यूजफुल इन आसाम, बिकॉज हमारे स्टेट आसाम में हर साल फ्लड के कारण बहुत सारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। फ्लड वॉच ऐप बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, हिंदी और इंग्लिश में इसके डेटा रहेंगे। रियल टाइम एनालिसिस ऑफ रिवर वाटर लेवल, फ्लड प्रेडिक्शन 7 days इन एडवांस, और अलग अलग कलर कोड्स हैं। कल इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि पॉवर्टी लाइन इज नॉट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल बट ऑन कंजम्पशन लेवल। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा सही है। एंड चंद्रयान 3, रंभा इज पार्ट ऑफ विक्रम द लैंडर, बट ये आयंस को स्टडी करता है, ना कि थर्मल प्रॉपर्टीज को। सो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।